वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नई कहानी को लेकर आ चुका हूँ। मैं बहुत समय से इसको एक्सप्लेन करने की सोच रहा था पर कभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों को पसंद आएगी। कहानी कुछ ऐसी है कि अपना हीरो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है पर उसके डिसाइपल उसको धोखा दे देती है। एक ही नहीं बाकी सारी डिसाइपल उसको धोखा दे देती है। उसका इमोर्टल बनने का सपना चूर हो जाता है तो वो खुद को एक्सप्लोर कर लेता है और वो अपने डिसाइपल्स को भी साथ ही ले मरता है। पर अब वो रिवॉर्न हो चुका है अपनी प्यारी सी अर्थ पर जहाँ पर अपोकलिप्स छाया हुआ है, पर यहाँ इसके पास कोई पावर है ही नहीं। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ही कचरा है, उसके अंदर कोई पावर ही नहीं है। तो अपनी पास्ट लाइफ से कोई आर्टिफैक्ट मंगाने की कोशिश करता है पर उसके पास एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट आ जाता है जिसकी हेल्प से अपना हीरो अब अर्थ पे डिमोनिक कल्टीवेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस कहानी का छोटा सा इंट्रो। चलो अब इसकी पूरी कहानी डिटेल में देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गरजते बादल धधकती बिजलियों के बीच हमारे राइटर की आवाज आती है। डिवाइन कैलेंडर ईयर 3204 नॉर्थर्न डिवाइन रीजन बाय दिस सिटी। इसी शहर में खतरनाक बिजलियां गिर रही हैं और इन्हीं बिजलियों के बीच हमारा एमसी हैंड साइंस बनाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, जब तक मैं इस आखिरी डिवाइन थंडर को ब्लॉक कर लेता हूं तो मेरी इमॉर्टैलिटी के रास्ते में कोई और ऑब्स्टिकल नहीं रह जाएगा। आज के बाद मैं सुबाई ऑफिशियली इमॉर्टैलिटी को अचीव करके लैंड ऑफ इमॉर्टल्स में एंटर कर जाऊंगा। सुबाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बगल में ही उसकी डिसाइपल एक लोटस फ्लावर पे खड़ी है। वो अपने हैंड साइंस बना के कुछ मंत्र पढ़ती है। नर्क की ऊंचाई, आत्मा की अग्नि, रोशनी के वाहक, स्वर्ग और पृथ्वी के सूरज, दिल चीरने वाली तलवार, टेलिस्मैन असेंड हो चुका है। बिना किसी देरी के आपके आदेश का पालन करती है। डिवाइन थंडर टेक्निक। इतना कहते ही इस लड़की के आसपास बहुत ही खतरनाक तलवारें बनने लगती है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी और इसको अपना एमसी में नोटिस कर लेता है। और इससे पहले सुबह कुछ रिएक्ट भी कर पाता है, ये लड़की सीधा ही डिवाइन थंडर एंड लाइटनिंग से एमसी के ऊपर हमला कर देती है जिससे सुबह के आसपास बनी शील्ड भी चूर चूर हो जाती है। उसकी शील्ड के टुकड़े जमीन पे गिरते हैं और जमीन भी पूरी चूर चूर हो जाती है। पूरी तरीके से यहाँ तबाही मच जाती है और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाते हैं एमसी अब असेंड करने में फेल हो चुका है, वो अब इमोर्टल नहीं बन सकता। सुबह की डिसाइपल अपने पारदर्शी कपड़ों के साथ एमसी के पास आती है और सीधा उसके गले पर तलवार रख देती है। वो एकदम फॉर्मली अपनी शांत और ठंडी आवाज में कहती है, आपकी ये डिसाइपल लिंग वांग्क्यू मास्टर को सरेंडर करने के लिए कहती है। इस तरह सुबाई अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असेंशन सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? वो अपने हाथों में बिजली की पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम खुद के दम पर मुझे कब्जे में कर सकती हो? ये इतना कहता है तभी पीछे से एक लड़की की परछाई अपने दोनों हाथ आगे करके एमसी की तरफ बढ़ती है और सीधा ही सुबाई की छाती के आर पार अपना हाथ कर देती है। इससे सुबाई की भी चीख निकल जाती है। वो पीछे देखता है, वहीं पर ही एक और खूबसूरत सी लड़की होती है और वो कहती है, सिस्टर लिन आप मास्टर को इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकती हो? भले ही मास्टर ने हजारों पाप किए हो, हमें फिर भी उन्हें इस दुनिया से एक डिग्निफाइड मैनर में जाने देना चाहिए। यहाँ सुबाई अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए फिर भी कहता है, भाई तुम मेरे ख्याल से इन पूरे सालों में मैंने तुम्हें कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे धोखा दे सकते हो। तुम कितने भी हो, चलो अब साथ में चलते हैं। वो अपनी पावर को सीधे ही जमीन में मारता है। पूरी जमीन में एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलती है। दोनों डिसाइपल्स दूर हो जाते हैं। तभी आसमान के बीचों बीच से एक पावरफुल कॉइन सा बनता है और वो कॉइन आके सीधे ही एमसी के ऊपर ही आके गिर जाता है जिससे उसकी भी चीख निकल जाती है। उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे जाती है। उसकी बॉडी अभी इसी कॉइन के नीचे दब चुकी थी पर फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटा के इस कॉइन को पहचानते हुए कहता है, क्या फॉलन ट्रेजर कॉपर कॉइन? क्या सुयर भी यही है? फिर वो कॉपर कॉइन गायब हो जाता है और ये धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है और वो अपनी अधमरी आवाज में कहता है, पर अब भी दो मिसिंग क्यों हैं? एल्डेस्ट और फिफ्थ कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? सुयर कहती है कि मास्टर रेसिस्ट मत करो, आपके क्राइम्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें लिस्ट भी नहीं किया जा सकता। आपके इस अंत के लिए सारी गलती आप ही की है, किसी और को ब्लेम मत कीजिए। जो सुन के हमारा घायल सुबाई भी अब थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लग जाती है और वो कहता है, बहुत अच्छे, मेरे क्राइम्स इतने ज्यादा हैं जिन्हें लिस्ट भी नहीं किया जा सकता, तो क्या तुमने मेरे सारे फॉल्स क्राइम्स को भी जोड़ लिया? फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर से आग निकलने लग जाती है और वो अपने हाथों से कुछ हैंड साइंस बनाते हुए कहता है कि पर तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हो। हाँ,
फिर उसकी बॉडी पूरी आग में जलने लग जाती है और वो कहता है कि भले ही मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, पर चूंकि अब तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो। तभी सुबाई की बॉडी पूरी तरीके से आग में ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। वो आग चारों तरफ ही फैलने लग जाती है। वो आग फैल के एक जाइंट मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और जिसके हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड भी थी। और ये है एमसी की डिवाइन सोल की ट्रू बॉडी, जिसके अंदर हेवन एंड अर्थ के लॉस हैं। और सुबाई चिल्लाता है, अब तुम सब भी मेरे साथ नर्क में आओ। यहाँ एमसी का ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि इन डिसाइपल्स की खड़े होने में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और ये लोग चिल्लाते हैं, ये तो मास्टर की डिवाइन सोल की ट्रू बॉडी है, वो खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हैं, रोको उन्हें जल्दी। सीनियर ब्रदर कहाँ है? उनके पास एक बैकअप प्लान था ना, ये तो उन्होंने जो कहा था उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। डैम इट। इस तरफ सुबाई की डिवाइन सोल बॉडी पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। वो अपनी तलवार को जमीन पर मारता है, जिसके अंदर से आग चारों तरफ फैलने लग जाती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में करता है। ये सारी डिसाइपल्स अपने एमसी की तरफ भागने लगती हैं। वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मास्टर रुकिए, हम पर दया दिखाइए। यहाँ सुबाई के चेहरे पे अभी एक स्माइल थी। फिर हमें दिखाते हैं एक जोरदार बूम करके धमाका होता है। चारों तरफ आग ही आग फैलने लग जाती है। ये धमाका इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये हजारों लाखों माइल्स दूर तक के एरिया को चारों तरफ राख में बदल देता है। बस इतना ही नहीं, इस धमाके के बाद अब वो पूरा का पूरा प्लेनेट ही खत्म हो चुका था। तभी चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें खिड़की की रोशनी के नीचे एक जवान इंसान को दिखाते हैं। तभी इस इंसान की आंखें एकदम से खुलती हैं। वो उठ के बैठ जाता है और वो सोचता है, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? वो खिड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिर ये कौन सी जगह है? फिर वो खिड़की खोल के बाहर देखने लगता है। तभी उसे बाहर से बहुत सारे लोग मदद मांगते हुए नजर आते हैं और हमें सामने दिखाते हैं, आज चारों तरफ अपोकलिप्स छाया हुआ है। बहुत सारे इंसानी ज़ॉम्बीज बाकी इंसानों को हंट कर रहे हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मदद की आवाजें लगा रहे हैं और अपना एमसी ये सब देख के सोचता है, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है, ज़ॉम्बीज पागलों की तरह हंटिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ रीबॉर्न हो चुका हूँ। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए अपनी सिचुएशन समझने लगता है और वो सोचता है, तो आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? मेरे द्वारा मर के उन्हें क्या ही मिल गया? हाँ चलो जो भी हो, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं बस इसी बॉडी को अपनी पीक कंडीशन के लिए ट्रेन कर सकता हूँ। अब जब ये मास्टर फिर से इमोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में वापस जाएगा, तब वो ये सुनिश्चित करेगा कि तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाया जाए। हाँ, इन लोगों की भाषा कुछ ज्यादा ही राजा महाराजाओं वाली है, बिल्कुल एंशिएंट वाइब देता ही है। इस वाले एपिसोड में मैं इसको बिल्कुल नॉर्मली जैसा है वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम लोगों को इसमें थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर सुबह आलती पालती बना के एकदम मेडिटेशन वाले पोज में बैठ जाता है और वो अपने हैंड साइंस बनाते हुए सोचता है कि मेरी अभी की स्पिरिचुअल स्टेट इमोर्टल रिलम के बराबर ही है। भले ही मुझे शुरुआत से ही क्यों ना शुरू करना पड़े, पर फिर भी मैं बहुत तेजी से ग्रो करूंगा और मैं इसके बाद। पर तभी इसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वो एकदम से एक झटके से अपनी आंखें खोलता है और वो एकदम अपने हाथों को चेक करते हुए सोचता है, क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर कहाँ है? मैं उसकी प्रेजेंस को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी के एट्रीब्यूट्स इतने बेकार हैं कि ये उसकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर सकता? फिर वो खिड़की के बाहर अपना हाथ आगे करता है और हवा में अपना हाथ करते हुए अपने हाथ को एकदम से बंद कर लेता है और वो सोचता है, नहीं, इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। वो खिड़की पे घूंसा मारते हुए सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? बिना स्पिरिचुअल पावर के तो यहाँ कल्टीवेशन ही पॉसिबल नहीं है। और इसको छोड़ो, यहाँ बिना स्पिरिचुअल पावर के तो सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर हमारा सीन पास ही के एक कमरे में जाता है, जहाँ पर दो लोग एक कमरे में आके तुरंत ही पीछे से दरवाजे को लगा जाते हैं और ये लड़की बहुत ज्यादा हांफते हुए कहती है कि बाहर तो सब कुछ कितना डरावना है, मैं तो बाहर ऑलमोस्ट मर ही गई थी। तभी इसका बंदा इसको कमर से अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है, तुम चिंता मत करो, आखिर तुम किससे डर रही हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो ये लड़की कहती है, हाँ तुम दिन दहाड़े ऐसे मुझे छू रहे हो, ये कितना ज्यादा अनोइंग है। वो बंदा अब भी घर में होगा, अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो ये बहुत बुरा होगा। तो ये बंदा अपनी शर्ट खोलते हुए अपने सिक्स पैक ऐप दिखाते हुए एकदम खुशी से कहता है, क्या ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा? भले वो हमें देख भी ले, पर फिर भी वो इडियट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी वो बंदा इसके ऊपर ही चढ़ जाता है, पर ये लड़की इसके हाथ में किसी तरीके का मार्क को नोटिस करती है और ये कहती है, हाँ ये तुम्हारे हाथ पे घाव कैसा? तो ये बंदा अपना घाव चेक करते हुए कहता है, हाँ शायद उन पागल सनकी लोगों ने मेरे हाथ पे काट लिया होगा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर उस लड़की को नीचे गिरा लेता है और वो कहता है कि चलो अब अपना काम को शुरू करते हैं। तो ये लड़की अपने ऊपर ही ऊपर से कहने लग जाती है, नहीं। इस बंदे ने इस लड़की के आधे कपड़े उतारे ही थे, पर तभी एकदम से इसकी बॉडी एकदम से पॉज हो जाती है और ये लड़की भी इसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम रुक क्यों गए? करते रहो ना।
पर इस पे भी इस बंदे का कोई रिएक्शन नहीं होता। पर तभी हमें दिखाते हैं कि इसका मुंह पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ की तरह सड़ने लग जाता है और एकदम से जोर की दहाड़ लगाता है, जिसे देख के लड़की बहुत हैरान हो जाती है। ये बंदा अपनी लाल डरावनी आंखों के साथ सीधे इस लड़की के ऊपर एक दहाड़ के साथ रश कर देता है, पर ये लड़की भी अपने दोनों पैरों से किसी तरह इसको रोक देती है और ये लड़की एक चीख लगाते हुए अपने दोनों पैरों से ज़ॉम्बी को धक्का देकर दूर फेंक देती है और वो चिल्लाती है, दफा हो जाओ यहाँ से, मॉन्स्टर मेरे पास मत आना। और इसकी सारी चीखें अपना एमसी भी सुन लेता है और वो सोचता है, हाँ क्या यहाँ और कोई भी है। फिर एमसी कॉरिडोर से उस कमरे में जाने लगता है जहाँ से इन चीखों की आवाज आ रही थी और वो सोच रहा था कि इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से ये जरूर मेरी गर्लफ्रेंड और उसका लवर होगा। फिर वो गेट का दरवाजा ओपन करने लगता है, तभी वो रुक के थोड़ा सोचने लग जाता है, क्या ये हो सकता है कि इस बंदे को भी मेरी तरह अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। फिर वो बिना किसी रिएक्शन के सीधे दरवाजे को ओपन करता है और वो सामने देखता है वहीं पर ही उसकी गर्लफ्रेंड को एक ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी तरीके से जिंदा ही खा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से चिल्ला रही है। वो लड़की अपने एमसी को देखती है तो चिल्लाती है, सू भाई, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि सू भाई मेरी मदद करो, और वो चीखते हुए चिल्लाती है कि जल्दी करो, ये कमीना मुझे खाने वाला है। पर अपना एमसी तो बिना किसी इमोशंस के बस इसको देखता ही रह जाता है और ये लड़की भी सोचती है क्या सू भाई, पर अब वो ज़ॉम्बी सीधे उसकी गर्दन ही खाने लगता है, जिसपे ये लड़की जोर से चिल्लाने लग जाती है, सू भाई कमीने जल्दी और बचा मुझे। पर सू भाई तो बिना किसी इमोशन के दरवाजा ही बंद करने लगता है, जिसपे लड़की सुबह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, डैम इट, ये तो सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के खुद यहाँ से भाग सकते हो। सू भाई अगर मैं यहाँ पर घोस्ट भी बन जाती हूँ तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर हमें एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सुबह को दिखाते हैं, जिसने तो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा दरवाजे को लॉक कर दिया होता है और हमें दरवाजे के अंदर से उस लड़की की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही होती हैं। इनको सुनने के बाद भी सुबह यही सोचता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर वो एकदम सीरियस होते हुए सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं आज ही यहाँ मारा जाऊंगा। अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना तो दूर की बात है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपना बेस्ट देना होगा, पर ये अब मेरी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं अपनी सीएफ कॉन्शियसनेस से अपना कोई मैजिकल ट्रेजर बाहर निकाल पाऊंगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। पर इस बॉडी की करंट कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए यहाँ ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे मैं 9 चेंजेस स्पिरिट पैलेट जैसे एडवांस लेवल मैजिक वेपन के बारे में सोच भी सकूं। डैम इट, अब मैं बस रिस्क लेके एक बेस्ट आउटकम के बारे में सोच ही सकता हूँ। और जैसे ही वो आंखें खोलता उसके सामने होता है 10,000 सोल बैनर एकदम शाइनी फॉर्म में, और ये एक लो लेवल मैजिक वेपन। पर इसे देख के एमसी का मूड ही बिगड़ जाता है और वो सोचता है, हाँ, वो एकदम से इसको जमीन पे मारते हुए कहता है, ये क्या बकचोदी है, मेरे जैसे बंदे को एक लो लेवल मैजिक वेपन देने का क्या ही मतलब बनता है। अगर तुम्हारे पास 9 चेंजेस सोल पैलेट नहीं है तो क्या तुम एटलीस्ट मेरी स्किन बचाने के लिए गॉड ट्रेजर आर्मर नहीं दे सकते। पर तभी उसके आसपास के स्पेस में क्रैक्स आने लग जाते हैं और वहां से एक नोटिफिकेशन वाली आवाज आती है, ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने एक मैजिक वेपन को हासिल किया है 10,000 सोल बैनर। अब होस्ट को 10,000 सोल बैनर सिस्टम से बाइंड किया जा रहा है। तभी सुबह के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि अभी तुम्हारे सिस्टम का लेवल बस 1 है, जिसमें बस वो 10 सोल्स को ही जोड़ सकता है। अगर तुम्हें लेवल 2 पर पहुंचना है तो तुम्हें एक एलिमेंट्री म्यूटेंट को हंट करना पड़ेगा। एमसी अपने सामने ये नोटिफिकेशन देख के सोचता है, क्या 10,000 सोल बैनर सिस्टम इस तरह के लो लेवल मैजिक वेपन में भी ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है। पर जहां तक मुझे याद है कि इस तरह के मैजिक वेपन में बस सोल को कलेक्ट करने का ही फंक्शन होता है, ये इसके अलावा और कुछ क्या ही कर सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि 10,000 सोल बैनर ये मरे हुए लोगों की सोल को कलेक्ट करता है और उनकी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करके होस्ट को खिला देता है। ये 10,000 सोल बैनर जितना हाई लेवल का होगा उतनी हाई लेवल की सोल को कलेक्ट कर पाएगा और उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होस्ट को रिटर्न करेगा। फिर एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, रिमाइंडर, एक मरे हुए इंसान की सोल 5 मिनट में उसकी बॉडी छोड़ के गायब हो जाती है, तो उन सोल्स को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। पर अपना एमसी को ये पहले से ही पता था और वो यहाँ 32 दिखाते हुए सोचता है, यस, मुझे एक तरीका मिल गया जिससे मैं सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से तो बाहर की इस दुनिया में हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर का होना ना होना एक ही बराबर है। बाहर ज़ॉम्बीज से भरी हुई गलियों को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पिरिचुअल पावर के लिए मटेरियल्स की कभी शॉर्टेज होने वाली है। तभी एमसी के घर के बाहर दरवाजे पे बहुत जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं और एमसी ये आवाज सुन के ही समझ जाता है कि ये कौन है। जी हाँ, ये एमसी की गर्लफ्रेंड और उसका लवर ही है, जो कि अब दोनों ही ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अपना एमसी अपने गुस्सैल लुक के साथ इन लोगों को देखता है और वो अपना सोल बैनर बाहर निकालते हुए कहता है, चलो अब मुझे तुम्हारी दूसरी दुनिया में पहुंचने के लिए मदद करने दो। वो गुस्से में अपना सोल बैनर से एम करता है और एक ही हमले में वो सोल बैनर को दोनों ही लोगों के आर पार कर देता है और एक ही हमले में ये दोनों ही मारे जाते
जाते हैं। फिर अपना एमसी हाथों से एक इशारा करता है जिससे इस बैनर के अंदर से कुछ डार्क पावर सी निकलने लगती है। आसपास कमरे में बिना किसी हवा के ये सोल बैनर के स्ट्रिंग्स उड़ने लग जाते हैं और ये स्ट्रिंग्स इन दोनों की सोल को एब्सॉर्ब कर जाते हैं। फिर सुबह इनके मुंह से अपना सोल बैनर बाहर निकालता है और उसे अपने कंधे पे रखते हुए कहता है, हाँ, फालतू में इतना शोर मचा रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आसान शिकार हूँ? तभी उसका सोल बैनर उसके हाथ से निकल के आसमान में उड़ने लग जाता है। एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और तभी उस बैनर ने इन दोनों की सोल को एब्सॉर्ब करके इनको स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था और ये स्पिरिचुअल पावर सीधे एमसी की तरफ जा रही थी जिसे वो भी आराम से एब्सॉर्ब करने लगता है। फिर वो एकदम से एक चीख के साथ अपनी आंख को ओपन करता है और तभी वो सोल बैनर को अपने सामने देखता है, जिसे देख के वो सोचता है, हाँ, एक ब्रेक थ्रू। फिर वो खुशी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करने लगता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन में उसका स्टेटस दिखाया जाता है जहां पर वो अभी स्पिरिचुअल सी रिलम में है। उसका 10,000 सोल बैनर अभी लेवल 1 पर ही है और अभी के लिए वो सिर्फ 2 सोल्स को ही कंट्रोल कर सकता है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें शहर की एक गली को दिखाते हैं जहां पर बहुत सारे इंसान बहुत सारे ज़ॉम्बीज से भाग रहे थे। ये लोग चिल्ला रहे थे कि ज़ॉम्बीज करीब आ रहे हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ और सब भागते रहो और ऑफिशियल सेफ जोन तक जैसे ही तुम पहुंच जाओगे तुम सेफ रहोगे। मतलब अब यहाँ सेफ जोन भी बनना चालू हो चुके हैं और इसी भगदड़ के बीच अपना एमसी तो आराम से चल फिर के आगे बढ़ रहा था और तभी इसके पेट में जोर की आवाज आती है, मतलब कि उसको भूख लगी है। पर अपना एमसी तो खुद की बॉडी पे भी बिल्कुल दया नहीं दिखाता और वो कहता है, हाँ, ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है, मैं तो इससे बिल्कुल कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, मुझे पहले थोड़े से सप्लाईज ढूंढने चाहिए, उसके बाद में 10,000 सोल बैनर के लेवल अपग्रेड करने के बारे में सोचूंगा। ये हमें दिखाता है ये लोग जहां से भाग रहे थे वही बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घात लगाए बैठे थे और जैसे ही इन ज़ॉम्बीज को कोई मोटा ताजा शिकार देखता है वो तुरंत ही उस पर टूट पड़ते हैं। पर ये मोटी मुर्गी पहले ही नोटिस कर लेती है कि इसका शिकार होने वाला है और वो सोचती है, कमीनो, मेरे पास अभी बहुत से दिन है जीने के लिए, मैं ऐसी किसी जगह पे कैसे मर सकती हूँ। वो तुरंत थोड़ी रफ्तार बढ़ाती है और अपने आगे खड़ी हुई लड़की को पीछे धक्का देती है और वो कहती है सॉरी, और यहाँ ये लड़की पीछे गिरने लग जाती है। इस मोटी की ये हरकत अपने एमसी ने भी नोटिस कर ली थी और ये लड़की किसी छुमी की तरह आराम से अपने बम पे नीचे गिर जाती है, पर इसका चेहरा थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है और ये चेहरा अपने एमसी को भी फैमिलियर लगता है और वो सोचता है, हाँ, लिन वांग्क्यू एंड वेल, भाई ये कैसे कपड़े हैं भाई, ये किस तरह का सेक्ट है ये, एटलीस्ट इतनी गरीबी भाई। चलो छोड़ो। और यहाँ पर अब इस लड़की के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। बाकी के लोग भी इस सीन को नोटिस कर रहे थे पर उनको अपनी जान की पड़ी थी। पर यहाँ सुबह ही सोचता है, आखिर ये लड़की यहाँ कर क्या रही है। हाँ, चलो छोड़ो। फिर वो अपने एक हाथ के इशारे से अपना 10,000 सोल बैनर निकालता है और वो कहता है, लिंग वांग्क्यू, तू घटिया डिसाइपल, तुझे मेरे हाथों से मरना चाहिए। और वो अपने 10,000 सोल बैनर को सीधा लिंग वांग्क्यू की तरफ ही थ्रो कर देता है। ये सोल बैनर जाता है एक ज़ॉम्बी से टकरा के उस ज़ॉम्बी को दूर हटा देता है। इस लड़की ने तो अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था, मानो इसने अपनी मौत को एक्सेप्ट ही कर लिया हो। तभी सुबह ही अपनी जगह से फुल स्पीड में वहां से निकलता है और एकदम से बीच रास्ते में अपना 10,000 सोल बैनर पकड़ के उस ज़ॉम्बी के आर पार करने लगता है और बस थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करने के बाद वो 10,000 सोल बैनर उस ज़ॉम्बी की छाती के आर पार हो जाता है और अगले ही पल इस ज़ॉम्बी की मरी हुई बॉडी इस घबराई हुई लड़की के बगल में ही आके गिरती है। कुछ आहट सुन के ये लड़की अपनी आंखें खोलती है और वो सामने देखती है तो वहाँ ज़ॉम्बी मर चुका था और उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद हो रखा था। ये देख के इस लड़की की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सोचती है, मैं जिंदा हूँ। वो अपने बगल में हमारे एमसी सुबाई को देखती है, जिसे देख के वो सोचती है, क्या इस आदमी ने मुझे बचाया। यहाँ सुबह ही अपने 10,000 सोल बैनर के बैनर्स को टाई अप कर रहा था और वो हंसते हंसते कहता है, अभी तो इससे ज्यादा समय भी नहीं हुआ जब तुमने डिवाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे इस मिजरेबल स्टेट में फोर्स कर दिया था, पर अब तुम खुद ही इतने छोटे से डीमन के सामने कितनी कमजोर नजर आ रही हो। वो थोड़ा सा इस लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लिंग वांग्क्यू, तुमने सच में अपने मास्टर को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। पर यहाँ ये लड़की अपने एमसी की तरफ लेजेंडरी गजनी की तरह देखते हुए सोचती है, क्या क्या चल रहा है, ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है और इसे मेरा नाम कैसे पता। फ्री लड़की थोड़ा होश में आती है और खड़ा होकर अपने आसपास धूल उल को साफ करने लगती है और वो कहती है, सर, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पर क्या हम पहले कभी मिले हैं। ये देख के सुबह इसको गुस्से में घूरने लगता है और एकदम से अपना 10,000 सोल बैनर इसके गले की तरफ करते हुए कहता है, लिन वांग्क्यू, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे पागलों की तरह एक्ट करके अपनी आने वाली मौत से बच सकती हो। जो देख के ये लड़की बहुत घबराने लग जाती है और वो अपनी नव आवाज में कहती है, सर, ये ऐसा समय नहीं है जहाँ पर हम ऐसे एक्ट करें जैसे कि हम किसी ड्रामेटिक प्ले में हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ आस पास और भी कोई पावरफुल मॉन्स्टर है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये सुन के सुबह भी अपने स्ट्रेट लुक के साथ सोचता है, ये क्या चल रहा है, क्या मैंने किसी गलत पर्सन को धर लिया। पर ये वो लिंग वांग्क्यू नहीं है जिसे मैं जानता हूँ।
फिर वो इस लड़की को लिंग वांग्यू से कंपेयर करने लगता है, जिसे देख के वो सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये औरत तो एग्जैक्टली उसी धोखेबाज से मिलती जुलती है, इम्पॉसिबल, मैं ऐसी मिस्टेक कभी कर ही नहीं सकता। या फिर ये हो सकता है कि इस वर्ल्ड में आते ही इस ट्रेटर ने अपनी मेमोरीज खो दी हो। फिर वो अपना हाथ इस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए सोचता है कि चलो अब मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने दो, पर तभी इसके पेट में ग्राउल की आवाज आने लगती है। अच्छा देख के सुबह भी बहुत हैरान हो जाता है और ये लड़की ये सुन के बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और इसे हंसता देख के सुबह भी अपना सर फेर लेता है और वो कुछ नहीं कहता। फिर ये लड़की एक सजेशन देती है कि सर अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बड़े शॉपिंग मॉल में चलें, ये पास ही में है, मैं वहां जाके कुछ सप्लाईज जमा करना चाहती थी और मैं वहां सोच रही थी कि थोड़े समय के लिए रुक भी जाएं, तो क्या आप मुझे वहां ज्वाइन करेंगे। ये सुन के सुबाई भी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए थोड़ा खांसता है और वो कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुन के ये लड़की तुरंत सुबाई का हाथ पकड़ती है और हंसते हुए आगे बढ़ने लगती है और वो कहती है कि चलो ठीक है तो जल्दी करो, अगर हम वहाँ जल्दी पहुंचते हैं तो हमें ज्यादा सप्लाईज भी मिल सकते हैं, फिर हम वहाँ आराम से बैठ के रेस्क्यू का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ सुबई हंसते हुए लिंग वांग्यू की तरफ देखता है और फिर वो इसके साथ ही भागने लगता है और वो मनी मन सोचता है चलो जो भी हो, देखते हैं कि तुम्हारी मेमोरीज खोई हैं या फिर तुम बस एक्टिंग ही कर रही हो, पर इन दोनों में से चाहे जो भी हो ये फैक्ट है कि तुमने मुझे धोखा दिया था और ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, इसकी कीमत तो मैं तुमसे वसूल करके रहूंगा। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। आसपास रात हो चुकी है और ये लोग उसी शॉपिंग मॉल के पास आ चुके हैं, जहाँ ये लड़की शॉपिंग मॉल को देखते हुए कहती है कि सर यही है वो मॉल, चलो अंदर चलते हैं। फिर ये लोग चलते चलते आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये लड़की चलते चलते एकदम से रुक जाती है, जिससे अपना एमसी भी नोटिस कर लेता है। ये लड़की पीछे मुड़ के अपने एमसी से पूछती है हाँ मैं अभी इतनी ज्यादा जल्दी में थी कि मैं तो आपसे ये पूछने ही भूल गई, सर वैसे आपका नाम क्या है। इस लड़की का इतना कैजुअल अंदाज देख के एमसी सोचता है ऐसा नहीं लग रहा है कि ये औरत बिल्कुल भी प्रिटेंड कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने सच में अपनी मेमोरीज खो दी हैं, ये तो मेरा नाम भी भूल गई। पर वो इसका जवाब के लिए यहाँ नहीं रुकता और वो आगे बढ़ने लगता है और एकदम से थोड़ा सा इसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है सुबाई। और वो यहाँ मन में हंसते हुए सोच रहा था भले ही तुमने अपनी मेमोरीज खो दी हो, पर मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। फिर ये लड़की सुबाई के लिए सुपरमार्केट का गेट ओपन करती है और वो कहती है कि मिस्टर सुबाई मेरे साथ अंदर आइए, अभी के लिए हम यहीं पर ही आसरा लेंगे और रेस्क्यू का इंतजार करेंगे। पर जब वो सामने देखती है तो बोलते बोलते तुरंत ही रुक जाती है। वो सामने देखती है वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को खा रहे थे, जो देख के लड़की बहुत घबरा जाती है, डर के मारे इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये अपने मुंह पर हाथ रखते हुए एक चीख लगाती है और वो कहती है क्या ये सब क्या चल रहा है, यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। और इन ज़ॉम्बीज ने भी इन दोनों को नोटिस कर लिया था और वो लोग भी धीरे धीरे करके इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। पर यहाँ एक ऐसा भी ज़ॉम्बी था जो हवा की तरह तेज था और वो कह रहा था कार्ड के लिए अप्लाई करो 50% डिस्काउंट, और वो इसी लाइन को भागते भागते रिपीट किया जा रहा था। वो अपने नाखूनों को जमीन पर घसीटते हुए एकदम से किसी से कहता है तुम्हारे पास कार्ड क्यों नहीं है, क्या तुमने अपने कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। फिर वो अपने हाथों को जमीन पर रखता है और वो एक स्टैंड लेते हुए कहता है क्यों, और वो एकदम से अपने हाथों को फैलाता है, जिससे उसके हाथों में एक अजीब सा फोर्स निकलता है जो आसपास के ज़ॉम्बीज को भी काट देता है। पर इस पावर को देख कर डरने की बजाय तो सुबह बहुत ज्यादा खुश हो आता है और वो हंसते हंसते सोचता है ये हो रहा, ये जरूर स्पिरिचुअल सी रिलम के इनिशियल स्टेज में है, इसे एक एलिमेंट्री म्यूटेंट ही होना चाहिए। इन मॉन्स्टर्स को देख के ये लड़की कहती है मिस्टर सुबई इस जगह को ऑलरेडी मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया है, चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। पर सुबई तो वहां से हिलता भी नहीं, जो देख के कंफ्यूजन में सुबई की तरफ देखती है। सुबई अपना आगे बढ़ने लगता है और अपना 10,000 सोल बैनर निकालते हुए ज़ॉम्बी से कहता है देखो ऐसा है अभी मुझे अपना 10,000 सोल बैनर लेवल 2 पे अपग्रेड करने के लिए एक सेक्रीफाइस की जरूरत है और वो सेक्रीफाइस तुम हो। फिर वो अपना 10,000 सोल बैनर आसमान में उछालता है, जिससे वो चमकने लग जाता है, उसके अंदर से ऑरा निकलने लगता है। यहाँ इसे देख के अपना एमसी कहता है ये तो एक अच्छा चांस है अपना 10,000 सोल बैनर की एबिलिटीज को टेस्ट करने का। तभी उस 10,000 सोल बैनर के अंदर से धुंध के साथ साथ दो ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बीज के गलों में कोई सी चेन्स लगी हुई थी। ये स्पिरिचुअल चेन में बंधे हुए ज़ॉम्बीज एक टाइम पे एमसी की गर्लफ्रेंड और उसका लवर हुआ करते थे, पर अब वो देखने से एकदम कुत्ते की तरह लग रहे हैं। एमसी इनको कमांड देता है जाओ और सामने वाले दुश्मनों को खत्म करके रख दो। पर लिन वांग्यू तो इन दोनों ज़ॉम्बीज को देख के सुबह के पीछे छुप जाती है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये लड़की कितनी ज्यादा डर रही है, पर ये ज़ॉम्बीज, ये स्पिरिचुअल चेन से बंधे हुए ज़ॉम्बीज को देख के लग रहा है कि इनको डर का मतलब ही नहीं पता। ये ज़ॉम्बीज एक ही हमले में एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को मारते चले जाते हैं। यहाँ एमसी का ज़ॉम्बी एक दूसरा शिकार करने के लिए देख ही रहा था, पर तभी एक और ज़ॉम्बी इसके ऊपर हमला कर देता है। वो मोटू ज़ॉम्बी एमसी के ज़ॉम्बी को पिचका के मारने की सोच रहा था शायद, इसीलिए वो इसके ऊपर छलांग लगा दिया था। पर एमसी का ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही फुर्तीला निकलता है, वो आराम से छलांग लगा के सीधा उसके ऊपर ही आ जाता है। पर ये फुर्तीला ज़ॉम्बी यहाँ नहीं रुकता, वो आसमान में ही एक गुलाटी मारते हुए सीधे इसके पिछवाड़े में एक लात मारता है और सामने ही वहां पे एमसी की दूसरी ज़ॉम्बी खड़ी थी। ये ज़ॉम्बी किसी साइकोपैथ के एक्सप्रेशन के साथ सीधे ही इस मोटू का चेहरा पकड़ती है और अपने हाथों के नाखूनों को सीधा इसकी आंखों पे रखती है और उसके बाद
तुम खुद ही देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल है। पर तभी वो 50% डिस्काउंट वाला ज़ॉम्बी अपना आइकॉनिक डायलॉग मारते हुए छलांग लगा देता है इन लोगों की तरफ, जो देख के सुबह भी बहुत हैरान हो जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके इन दोनों को रिट्रीट करने की कमांड देता है। कमांड मिलते ही दोनों ज़ॉम्बीज पूरे ज़ॉम्बी के ग्रुप के सामने सामने से ही फुल फुर्ती में वहां से गायब हो जाते हैं और वहां वो 50% डिस्काउंट वाला ज़ॉम्बी आता है और एक ही हमले में अपने बड़े बड़े नाखूनों से वहां खड़े सारे ही ज़ॉम्बी का कचुम्बर बना देता है और नीचे हमें उनका बहुत सारा खून ही बहता हुआ दिखाते हैं। फिर हमें यहाँ सुबह को पहली बार थोड़ा घबराते हुए दिखाया जाता है और वो सोचता है ये चीज तो पहले ही मर चुकी है और इसे जिंदगी और मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी स्पिरिचुअल पावर लिमिटेड है, अभी मेरे लिए देरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मुझे जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। देन सुबह अपने हाथों से कुछ हैंड साइंस बनाता है जिससे उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और सोल बैनर से थोड़ी सी एनर्जी निकल के इन ज़ॉम्बीज के अंदर जाने लगती है और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके सीधे ही उस 50% डिस्काउंट वाले ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और अब से मैं इस पीले बालों वाले ज़ॉम्बी को लवर ज़ॉम्बी बुलाऊंगा और एमसी गर्लफ्रेंड थी जो पहले थी उसको मैं गर्लफ्रेंड ही बुलाऊंगा। लवर ज़ॉम्बी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके पूरे गुस्से में सीधे इस 50% डिस्काउंट वाले ज़ॉम्बी के ऊपर छलांग लगा देता है। पर 50% डिस्काउंट वो तो एक इविल स्मेल देता है और अपने नाखून को तैयार कर लेता है और लवर ज़ॉम्बी जैसे ही इसकी रेंज में आता है वो कार्ड चिल्लाते हुए सीधे ही इसकी बॉडी को छेद कर रख देता है, पूरे के पूरे खून खून हो जाता है। पर सुबह मन ही मन में कमांड देता है अभी, और वो गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी पीछे से आके सीधे इस 50% डिस्काउंट पे रस कर देती है। 50% डिस्काउंट भी गर्लफ्रेंड को नोटिस करता है पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी आके सीधा 50% डिस्काउंट के कंधे पे आके बैठ जाती है। गर्लफ्रेंड एक हाथ से उसका सर पकड़ती है और दूसरे हाथ से एकदम बैलेंस बना लेती है, अपना एमसी एक पावर को एक्टिवेट करके एक कमांड देता है और ये कमांड जैसे इस गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड अपना मुंह खोलती है और सीधा अपने बड़े बड़े दांतों को उसके गले में फंसा देती है और एकदम से उसके गले से पूरा का पूरा मांस नोच के बाहर कर देती है। 50% डिस्काउंट बेचारा चीखता चिल्लाता ही रह जाता है पर इन दरिंदे मॉन्स्टर्स के सामने उसकी भी कुछ नहीं चलती। वो दर्द में एक आखिरी जोरदार चीख लगाता है। गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी आसमान में एक उलाटी मारते हुए नीचे कूद जाती है और अब वो एक आखिरी सांस भरते हुए वहीं पर ही दम तोड़ देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हमारा सुबह यहाँ आता है और अपना 10,000 सोल बैनर निकालते हुए उसको एक्टिवेट करके इसकी सोल को रिटेन करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश रंग लाती है, उस बैनर के अंदर से बहुत सारी चेन्स निकल के सीधे ही उस ज़ॉम्बी से उसकी सोल को ही अलग करने लगती हैं और आसानी से उसकी पूरी सोल को वो बैनर निगल जाता है। ये सोल निगलते ही ये बैनर बहुत जोर से चमकने लगता है, उसके ऊपर लिखी हुई राइटिंग्स बदलने लगती हैं और एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आती है। इसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने एक एलिमेंट्री ज़ॉम्बी को मारा है। 10,000 सोल बैनर अब लेवल अप होके लेवल 2 पर पहुंच चुका है और अब वो 5 सोल्स को इसके अंदर रख सकता है। एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि अगले लेवल पर जाने के लिए तुम्हें एक एडवांस ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा, प्लीज अपना अच्छा काम बरकरार रखें होस्ट। एडवांस ज़ॉम्बी का सुनकर तो सुबह भी हैरान हो चुका था और वो सोचता है यहाँ एडवांस ज़ॉम्बी तो एक फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट बीस्ट के लेवल पर होना चाहिए ना, मेरी करंट लेवल तो अब भी स्पिरिचुअल सी रिलम पर ही है। तभी ये लड़की एमसी का नाम पुकारते हुए एकदम हंसते मुस्कुराते हुए एमसी के पास आती है और वो कहती है मिस्टर सुबाई, पहले तुम्हें लगा था कि तुम बस एक इंसान बंदे हो, पर मुझे नहीं लगा था कि आप इतने ज्यादा अमेजिंग हो गए। ये सुन के तो अपना एमसी भी कंफ्यूज हो गया था, वो तुरंत ही शर्म के मारे दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है। यहाँ ये लड़की तो प्रैक्टिकली एमसी की तरफ अपना दिल फेंक रही थी और अपना एमसी सोच रहा था क्या ये मेरी वही चालाक लोमड़ी जैसी सेकंड डिसाइपल है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बस एक बेवकूफ लड़की है। तभी किसी पिलर के पीछे से पता नहीं कहां से एक और इंसान निकलता है और वो कहता है सभी लोग बाहर आ जाओ, अब जबकि सारे मर चुके हैं तो हम अपना सप्लाईज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रख सकते हैं। और पता नहीं कहां से इसकी बात सुन के पूरी की पूरी भीड़ यहाँ से बाहर निकलने लग जाती है और लोग चिल्लाने लग जाते हैं हाँ अब हम फाइनली शांति से बैठ के रेस्क्यू का इंतजार कर सकते हैं। हाँ हमारे पास अभी जितने सप्लाईज हैं उनके हिसाब से हम कुछ समय के लिए तो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। पर इतने सारे लोगों की प्रेजेंस के बावजूद इस लड़की का प्यार खत्म नहीं हुआ होता। वो तो और एमसी से चिपकते हुए कहती है मिस्टर सू भाई अब हम लोग कुछ समय के लिए आराम से सेफ हैं, इतने सारे सप्लाई से तो हम आराम से रेस्क्यू के आने तक बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की तो अपने एमसी पे बिल्कुल लट्टू हो चुकी है। पर इनके रंग में भंग डालने के लिए पीछे से एक खट्टा खट्टा बंदा इन दोनों के ऊपर चिल्लाता है हे तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल नहीं पता। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, किसने कहा तुम यहाँ से सप्लाईज ले भी सकते हो। इसका बगल में ही खड़ा एक बंदा कहता है हाँ तुम लोगों को कुछ सप्लाईज चाहिए तो क्या हमें तुम लोगों को कुछ सप्लाईज लेने देना चाहिए। हाँ ये क्या बात हुई, आखिर तुम लोग हो ही कौन। इन्हीं के बगल वाला एक बंदा कहता है ये सप्लाईज हमने मॉन्स्टर से बच बचा के बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से
कमाई है तो तुम हमारे काम का एडवांटेज उठाने के बारे में तो सोचना ही मत। जो सुन के ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये सुबह ही था जिसने इन सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, अब तुम लोग पता नहीं कहां से बाहर आके उसके काम का फायदा उठाना चाहते हो। तो सामने से इन लोगों का बॉस कहता है क्या ये बंदा ये तो एकदम बैम्बू पोल की तरह पतला है, ये कैसे मॉन्स्टर्स को मार सकता है? तुम्हारे जोक्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मिस, मेरे ख्याल से तो इन मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को ही मार दिया। इन्हीं की टीम का दूसरा बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, थोड़ी शर्म करो लड़की, तुम इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने का क्रेडिट खुद अकेले रखना चाहते हो। और इन लोगों की बातें सुनकर इस लड़की को भी बहुत बुरा लगने लग जाता है, उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि कुछ और शब्द और ये लड़की बस टूट के रोने लग जाएगी। पर तभी एमसी इसके कंधे पे अपना हाथ रखता है और वो इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है वेल देन एंशिएंट टाइम से ही पावर एंड वेल्थ लोगों के दिलों को चकनाचूर कर सकती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम अकेले शब्दों से ही सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो ये लड़की अपनी कांपती आवाज में कहती है पर मिस्टर सू भाई ये मॉन्स्टर साफ साफ आप ही ने डिफीट किए थे, ये लोग आपके काम का फायदा उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके ऊपर ही इंजाम लगा रहे हैं। पर ये सुन के तो सुबह हंसने लग जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है ये पेटी ट्रिक्स बस इनके जैसे वीकलिंग्स इस्तेमाल करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग हमेशा ही सही होते हैं। फिर वो अपना झंडा लेके आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है मुझे थोड़े से सप्लाईज चाहिए यहाँ से, तो बताओ कौन इसके लिए राजी है और कौन इसका विरोध कर रहा है। तो सभी लोग एमसी का विरोध करने लग जाते हैं और इनका बॉस कहता है तू जरा अपनी शक्ल तो देख, क्या तुझे सच में लगता है कि इतने कमजोर से शरीर के साथ तू इतने सारे मॉन्स्टर को अकेले मार सकता है? और इनका एक साथी तो एमसी को धमकी देने लग जाता है, वो कहता है हाँ एकदम सही, अगर तुझे पता है कि तेरे लिए क्या सही है तो चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से, वरना तुझे लगता है कि अगर मैं गुस्सा हुआ तो तू यहाँ से सेफ निकल पाएगा। और ये छोटी मोटी धमकियां देख के तो एमसी को हंसी आने लग जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है अब तुम मर सकते हो और तुम्हारे मरने के बाद सारे सप्लाईज मेरे होंगे। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसी खतरनाक नाखूनों वाले मॉन्स्टर को अपने पीछे ही समन कर लेता है। और ये मॉन्स्टर देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसके एक लुक से ही इन सारे लोगों की फट जाती है, लोग कांपते हुए चिल्लाने लग जाते हैं मॉन्स्टर ये अब भी जिंदा है। यहाँ सुबह ही अपना हाथ बढ़ा के इन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है और वो मॉन्स्टर ऑर्डर सुनते ही इन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है, जो देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, इनकी बॉडीज तो हिलना ही बंद कर जाती हैं और ये एकदम से अपनी कांपती आवाज में कहते हैं नहीं मैं मरना नहीं चाहता था। इनका बॉस कहता है नहीं मैं गलत था, प्लीज तुम सारे सप्लाईज ले लो, मुझे मत मारो। पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, उस मॉन्स्टर ने अपने नाखूनों से हमला कर दिया है और ये नाखून इतने पैने थे कि ये इनके शरीर को ही चीर के रख देते हैं, इनकी दर्द भरी चीखें बीचों बीच थम जाती हैं। और इन लोगों के कटे टूटे शरीर देख के बाकी सर्वाइवर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, सब डर के मारे पीछे हटने लग जाते हैं, कुछ तो इतने घबरा गए थे कि उनके पैर ही जवाब दे जाते हैं। फिर भी वो रेंगते हुए यहाँ से दूर भागने लगते हैं और अपना एमसी अपने मॉन्स्टर के सपोर्ट के साथ एकदम स्वैग में कहता है क्या यहाँ अब भी कोई ऐसा है जो मुझे रोकना चाहता हो? इसको सुनते ही सभी लोग अपना सर झुकाने लगते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं और किसी के मुंह से चूं चां भी नहीं निकलती। जो देख के अपना एमसी भी सेटिस्फाइड होकर पीछे इस लड़के की तरफ मुड़ता है और वो कहता है देखा अब कोई भी तुम्हारे आदेशों को नकारने की हिम्मत नहीं करेगा, अब तुम जो चाहे वो ले सकती हो। जो सुन के लड़की भी थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर अपनी सारी मोटिवेशन जमा करके कहती है यस थैंक यू मिस्टर सुबाई। फिर अपना सुबाई भी अपने बैनर के अंदर उस मॉन्स्टर को स्टोर करने लगता है और ये लड़की भी झुक के अपने सारे जरूरत के सप्लाईज को इकट्ठा करने लगती है। फिर ये लड़की अपने बैग में थोड़े सप्लाईज भरने के बाद अपने एमसी की तरफ देखती है और उससे कुछ कंफ्यूजन सी होने लग जाती है। फिर अपने बैग को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है मिस्टर सू भाई क्या आप अपने लिए कुछ सप्लाईज नहीं लेंगे? पर अपना एमसी तो यहाँ इस सब की तरफ देखने की बजाय अपना स्वैग बरकरार रखने के लिए आंखें बंद करते हुए कहता है क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? तुम्हारी जान बचाने के बदले मुझे बस अपने सप्लाईज को कैरी करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, ये फेयर है ना? पर ऐसा करने के पीछे उसके अपने कुछ इरादे थे। वो अपनी तिरछी तिरछी नजरों से इस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कम ऑन लिन वांग्क्यू, अब मुझे देखने दो क्या तुम्हारा सच में मेमोरी लॉस हुआ है या तुम बस एक्टिंग ही कर रही हो? पर एमसी ने कोई काम दिया है, ये सुनकर तो ये लड़की और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ ये तो एकदम सही, बस तुम प्लीज 1 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारा भी शेयर उठा लेती हूँ। और वो बड़े उत्साह से एमसी का शेयर उठाने लग जाती है और इससे इतनी खुशी से काम करते देख के तो एमसी की भी बोलती हो जाती है। वो एकदम कंफ्यूजन और फनी चेहरा बनाते हुए इसकी तरफ देखते हुए सोचता है ये लड़की हो सकता है कि बस एक इत्तेफाकी है। फिर ये लड़की 2 लोगों के लिए सप्लाईज उठा के बिल्कुल बैग को भर लेती है और वो इसको कंधे पे रखते हुए कहती है मिस्टर सू भाई अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम यहीं बैठ के आराम से रेस्क्यू का इंतजार करें? पर एमसी तो आधी बात सुन के पीछे ही मुड़ जाता है और वो यहाँ से जाने लग जाता है। जो
तो ये लड़की भी कंफ्यूज हो गई थी और अपना एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है मैं और भी ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बीज़ को ढूंढने वाला हूँ, तुम बस सप्लाईज लेके मेरा पीछा करो। जो सुन के तो ये लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है, पर फिर वो एकदम उत्साह से चिल्लाते हुए कहती है हाँ ठीक है तो चलो अब चलते हैं। और वो आराम से अपना बैग को उचकाते हुए एमसी का पीछा करने लग जाती है। और पीछे से इन दोनों के जाने के बाद ये सारे लोग अब बात करने लग जाते हैं, डैम इट, इस बंदे की इतनी हिम्मत कि इसने इतने कैजुअली लोगों को मार दिया, जब अथॉरिटीज आएंगी तो मैं जरूर इसकी कंप्लेंट्स करूंगा। दूसरा कहता है हाँ इसे अपने क्राइम्स के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, इसे जस्टिस के लिए जरूर लेके जाना चाहिए। फिर ये लोग सप्लाईज को घेर लेते हैं और तभी इन लोगों के बीच एक और लीडर आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है ठीक है सभी लोग अब अपने आर्गुमेंट्स को बंद करो और जल्दी से अपने सप्लाईज को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद इनको छुपा लेते हैं, किसी और का टारगेट नहीं बनना है हमें। तो दूसरा कहता है हाँ सभी लोग जल्दी से अपने अपने सप्लाईज को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और जैसे ही रेस्क्यू आएगा हम सब सेफ रहेंगे। फिर सभी लोग आराम आराम से अपने अपने सप्लाईज उठाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में ये फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं, कोई कहता है ये मेरी चीज है इसे मत ले, दूसरा कहता है ये तेरी कैसे हो गई, तूने कुछ बोल दिया तो ये तेरी हो गई। पर तभी हमें दिखाते हैं पीछे से किसी का पैर इन्हीं की तरफ बढ़ता है और हमें दिखाते हैं पीछे से ये है लवर और गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी जो अपने आंखों में खून की प्यास लिए एकदम इविल स्माइल के साथ इन्हीं सर्वाइवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ ये लोग अभी भी अपने सप्लाईज के लिए लड़े जा रहे हैं। कोई चिल्लाता है ये मेरा है ये मेरा है, इसे यहीं पे नीचे रखिए, पहले मैंने देखा था। तो दूसरा कहता है ऐसे कैसे तरह हो गया, जिसने पहले उठा लिया ये उसी का हो गया, अगर तू ऐसे ही रोता रहेगा तो मैं तुझे एक घूंसा दूंगा ना रख के। एकदम छोटे मोटे लड़कों की तरह ही लड़ रहे हैं ये सारे। फिर जो इनका कैप्टन बनने की कोशिश कर रहा था वो एक बंदे पे चिल्लाने लग जाता है मैंने पहले बोल दिया था ये चीज मेरी है, अगर तुझे पता है कि क्या तेरे लिए अच्छा है। पर ये सप्लाईज वाला बंदा पीछे कुछ देख के बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। तो ये बंदा भी पीछे मुड़ता है तो वहां पर एक लड़का लड़की का शैडो था जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। वो डर के मारे एकदम से पीछे मुड़ जाता है, वो एकदम घबराते हुए कांपती आवाज में कहता है वो व्हाट द हेल, यहाँ पर मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। और सामने जो मॉन्स्टर्स थे वो इन सबकी नजरों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, किसी को तो फाइट करने की कोई हिम्मत भी नहीं होती, सबके सभी दुम दबा के भागने लग जाते हैं। ये अपने घबराते हुए कहते हैं डैम इट, यहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं, मुझे अब सप्लाईज नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। पर क्या ये भागने से इन मॉन्स्टर्स से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें बस बड़े बड़े नाखून वाले मॉन्स्टर्स के खून में सने कट्स दिखाए जाते हैं, पूरा एरिया खून से सन जाता है और एक सबसे मोटी लड़की बची कुची कहती है प्लीज कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, कोई प्लीज। पर लवर ज़ॉम्बी इसकी तरफ आते ही इसके सर को अपने पैर से कुचल देता है और तुम्हारी खुद की सहूलियत के लिए लाल रंग को एकदम पर्पल रंग से सन दिया जाता है और थोड़ी देर में कोई जिंदा नहीं बचता और सबकी सोल्स एमसी का बैनर एब्सॉर्ब कर जाता है। और सुबह ही सोचता है खराब पौधों को ऐसे ही छोड़ देने से बस कुछ नाकामियां और कठिनाइयां ही मिलती हैं। अभी के लिए मैं बस 3 अनडेड्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, पर अगर मुझे 10 या उससे ज्यादा अनडेड्स का सामना करना पड़े तो मेरे पास रिट्रीट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी। तो जब तक मेरा लेवल इंक्रीज नहीं हो जाता तब तक मुझे लो प्रोफाइल ही रखनी चाहिए। तभी ये लड़की पीछे थकान के मारे सुबह को आवाज लगाती है और बहुत जोर जोर से हांफते हुए कहती है मिस्टर सुबह मेरा इंतजार करो। और इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये अपने कंधे पे वजन ला के भागते भागते कुछ ज्यादा ही थक गई है। पर इस पे भी अपना एमसी पीछे मुड़ते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, अगर तुम मुझे ऐसे ही स्लो डाउन करती रही तो मैं तुम्हें यहीं पर ही पीछे छोड़ कर चला जाऊंगा। पर इस पे ये लड़की बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है मुझे पूरा भरोसा है मिस्टर सुबह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो सुन के तो एमसी की भी हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहता है और तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है, हम दोनों तो बस अजनबी हैं, मैं तो तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है क्योंकि मुझे पता है कि आप जो पावरफुल ज़ॉम्बी ढूंढ रहे हो वो कहाँ है। जो सुन के तो सुबह भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो इससे पूछता है तो तुम्हें पता है कि एडवांस ज़ॉम्बी कहाँ मिलेगा। तो ये लड़की इस पे हाँ करते हुए कहती है कि मैंने स्कूल कैंपस में रहने का डिसीजन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने कैंपस लेक के पास एक अजीब सा एक क्रिएचर देखा था कुछ ही समय पहले और उसके अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लग जाती है मुझे पक्का तो नहीं पता कि ये वही क्रिएचर है जो तुम्हें चाहिए, पर देखने से ये बहुत डेंजरस लग रहा था। ये देख के अब सुबह ही सोचता है एक बड़ी सी चीज हो सकता है कि ये कोई म्यूटेंट बीस्ट हो, चलो अगर ये ऐसी बात है तो वहां पर इन्वेस्टिगेट करना वर्थ इट होगा। फिर वो एक स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता है और वो कहता है कि लगता है तुम अब भी थोड़ी यूजफुल हो, चलो अब आगे का रास्ता दिखाओ। जो सुनकर तो ये लड़की भी अपना मुंह फुला लेती है, पर एमसी तो इसकी तरफ बिना देखे आगे बढ़े जा रहा था और ये लड़की भागते भागते कहती है मिस्टर सू भाई आपने बोला कि मैं रास्ता दिखाऊं, पर आप मेरे से आगे आगे क्यों चल रहे हो, क्या आपको मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर हमें किसी बिल्डिंग के कैंपस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे और चारों तरफ इन्हीं ज़ॉम्बीज की आवाजें गूंज रही थी। इसी कैंपस में यहाँ ये दोनों भी आ चुके थे और ये लड़की आसपास देखते हुए बहुत ही फूंक फूंक के कदम बढ़ा रही
थी और बहुत ही आराम से आगे बढ़ रही थी। ये देख के अपना सुबह कहता है, मैं तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बार बार रुक रही हो, इधर उधर ताड़ रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। ये सुन के ये लड़की अपने मुंह पे चुप रहने का इशारा करते हुए अपने एमसी से एकदम धीमी आवाज में कहती है, मिस्टर सुबई अपनी आवाज को धीमी रखो। स्कूल से बहुत सारे लोग उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, अगर हमने इनका अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। जो सुन के तो सुबई एकदम असली वॉरियर की तरह आगे आता है और वो कहता है, इसको ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इन लोगों पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। फिर वो अपने बैनर को जमीन पे मारता है जिससे जमीन भी चटक जाती है और वो अपने ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकालते हुए कहता है, जाओ और रास्ता साफ करो। और ये सारे ज़ॉम्बीज़ भी बिल्कुल शिकारी कुत्तों की तरह इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक तो हम लोग पूरा का पूरा झुंड ही खत्म कर रहे थे। ये देख के तो ये लड़की परेशान हो जाती है और वो कहती है, हाँ वेट मिस्टर सुबई, क्या इतना रेकलेस होना ठीक रहेगा। पर सुबई तो इस लड़की की बातों का जवाब भी नहीं देता और अपने ज़ॉम्बीज़ को बाकी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने देता रहता है। और वो सोच रहा था, ज़ॉम्बीज़, आखिर इस दुनिया में ऐसा भी क्या हुआ है जिससे यहाँ के लोग ऐसे हाफ ह्यूमन और हाफ घोस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तभी इन दोनों के पीछे शोर शराबे की आवाजें आने लगती हैं। ये दोनों ही पीछे मुड़ के थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पर ये सुन के अपना एमसी सोचता है, लगता है वहाँ अब भी कुछ लोग जिंदा हैं। पर इन आवाजों को सुन के इस लड़की के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कहती है कि ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इन लोगों की आवाज आ रही थी। यहाँ पर 3 लोगों के ग्रुप को बहुत ही बड़े ज़ॉम्बीज़ के झुंड ने घेर लिया है और इन लोगों के पास भागने का कोई जरिया नहीं था। तो ये लोग इन ज़ॉम्बीज़ को ही दूर रहने का कहने लगते हैं, जैसे कि ये ज़ॉम्बीज़ इनकी बात मानने ही वाले हैं। एक ज़ॉम्बी पागलों की तरह एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो भी अलर्ट हो जाता है और एकदम से अपनी एक्स उठा के कहता है, मर जा तू मॉन्स्टर। और वो अपनी एक्स को सीधे ही ज़ॉम्बी के कंधे में जाके घुसा देता है जिससे वो ज़ॉम्बी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो थोड़ा पीछे हटने लग जाता है। पर इस बेवकूफ की गलती यहाँ ये थी कि उसने अपनी एक्स को उसके कंधे में ही फंसे रहने दिया। शायद इसे पता नहीं कि ये ज़ॉम्बी है और जैसा कि हमने सोचा ही था, ये ज़ॉम्बी थोड़ा सा अपना बैलेंस संभालने के बाद सीधे उस बंदे के ऊपर झपट्टा मार देता है और उसका कोई दोस्त चिल्लाता है, बच के रहना। और वो अपने हथियार से सीधे उस ज़ॉम्बी को वहीं पे बीच में रोक देता है। उसका तीसरा साथी अपने बैट को लेता है, उस ज़ॉम्बी के मुंह में ही धर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी पीछे जाके गिरता है। वो इन ज़ॉम्बीज़ पर नजर बनाए हुए आपस में बात करने लगते हैं, जल्दी करो, हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, अपने ग्रुप से वापस से मिलना पड़ेगा, ये ज़ॉम्बीज़ तो हमसे अलग ही लेवल पे हैं। यहाँ हमारा एमसी और ये लड़की भी यहाँ पर आ चुके थे और इन लोगों को देख के ये लड़की इनको पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो गूमिंग और लीमिंग स्वान है, ये लोग यहाँ पर ऐसी जगह पे क्या कर रहे हैं। पीछे से अपना एमसी कहता है, क्या तुम इन लोगों को जानती हो। तो ये लड़की कहती है, हाँ ये मेरी स्कूल से मेरी क्लासमेट है। और एमसी को इसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नजर आ रही थी तो इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ओ रियली, तो तुम क्या आशा कर रही हो, क्या मैं जाके उन्हें बचाऊं। पर इसका उल्टा, ये लड़की तो एमसी का हाथ पकड़ती है और पीछे खींचने लग जाती है और वो कहती है, मिस्टर सुबई हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी, जबकि वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्टेड है, हम पर उनका ध्यान नहीं है, तो हम ये मौका देख के यहाँ से भाग सकते हैं। अगर उनने हमें नोटिस कर लिया तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो एमसी इससे पूछता है, क्या तुम उन लोगों को नहीं बचाने वाली, वो तुम्हारे क्लासमेट्स नहीं है। तो ये लड़की कहती है, अगर नॉर्मल सिचुएशन मौका देती तो मैं जरूर उनको मदद करने के बारे में सोचती, पर अभी के टाइम पे मिस्टर सुबई मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकती। ये देख के तो अपना एमसी भी एक स्माइल देता है और वो सोचता है, ये शब्द मेरी धोखेबाज डिसाइपल्स तो कभी ऐसी चीजें नहीं बोलती, लगता है ये जरूर कोई ऑर्डिनरी लड़की है। अभी दोनों यहाँ से जाने लगते हैं पर तभी ये तीनों ही पीछे लिंग वांग्क्यू को नोटिस कर लेते हैं और एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, वांग्क्यू वांग्क्यू लिन वांग्क्यू, यहाँ पर देखो, हम ज्यादा टाइम तक डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमारी मदद करो। अब ये सब सुन के यहाँ लिंग वांग्क्यू थोड़ा हेजिटेट करने लग जाती है, उसको भी पसीने आने लगते हैं और वो कहती है, डैम इट लिन मिंगसियान, ये कमीना आखिर ये करना क्या चाहता है, क्या ये हमें भी अपने साथ ही ले मरना चाहता है। तो ये बगल में देखती है, वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसके बगल में ही था जिन्होंने अब एमसी और इस लड़की को भी नोटिस कर लिया था और ये लोग भी पागलों की तरह इन दोनों की तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं। अब ये देख के तो ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं ये सारे लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग जाते हैं और वो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वो अपनी कांपती आवाज में कहती है, मैं मिस्टर सुबह, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो ऐसे अपना मुंह छुपा के सिसकियां भरते हुए आई एम सॉरी करने लग जाती है। पर सुबह तो अब भी स्ट्रेट लुक के साथ सीधे ही खड़ा था। फिर वो इस लड़की से कहता है, पीछे हटो, और वो अपने बैनर को बाहर निकालता है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है। और एमजी कहता है कि मैंने 9 नेदरवर्ल्ड डीमन लॉर्ड को अकेले के दम पर मारा था। उसकी स्टाफ से उसके तीनों ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ छोटे से अनडेड डीमंस मेरी जान लेने के लायक भी हैं। और वो अपने तीनों डीमंस को इन सारी ज़ॉम्बीज़ को मारने का हुक्म देता है। ये सारे डीमंस भूखे भेड़ियों की तरह इन सारी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर टूट पड़ते हैं और सबके टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। पर इन ज़ॉम्बीज़ की भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही थी और एमसी के 3 ज़ॉम्बीज़ भी कुछ ज्यादा ही पागल थे। वो इन ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते एमसी से ही दूर चले जाते हैं और एमसी की तरफ अब ओपनिंग साफ साफ नजर आ रही थी और कुछ ज़ॉम्बीज़ की नजर इस ओपनिंग की तरफ जाती है और वो एमसी की तरफ ही आने लगते हैं। पर एमसी तो अपने ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने पे ध्यान दे रहा था और यहाँ पर एमसी के लवर और गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी दोनों ही इन ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में
बिल्कुल फंस चुके थे। दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि बाकी सारे ज़ॉम्बीज इन दोनों को ही खाना ही शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर के स्ट्रगल के बाद उन दोनों ही ज़ॉम्बीज को बिल्कुल चीर फाड़ के बाकी सारे ज़ॉम्बीज खत्म कर देते हैं। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही कंट्रोलेबल ज़ॉम्बीज बचे हैं। मतलब अब एमसी सिर्फ 2 और ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। एक तो 50% डिस्काउंट है और दूसरे का मुझे भी नहीं पता। पर ये पढ़ के एमसी नाराज हो जाता है और वो कहता है इससे, फिर वो सामने देखता है वहां पर 50% डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसे भी चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया था। हालांकि 50% डिस्काउंट को कुछ खास डैमेज नहीं हो रहा था पर फिर वो स्ट्रगल कर रहा था और एमसी की तरफ भी 3 ज़ॉम्बीज आ रहे थे और एमसी से देख के सोचता है नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मैं सिर्फ 10 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी मेरी लिमिट है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं इन लोगों को दूर भगा सकूं, तभी जाके हमारे पास कुछ भागने का रास्ता मिल सकता है। तभी वो पीछे खड़ी लिन वांग्क्यू से कहता है लिन वांग्क्यू, तो ये लड़की रोते रोते कहती है यस मिस्टर सुबई, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो सुबई अपने बैनर से एक ज़ॉम्बी का सर उड़ाते हुए कहता है क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा जोर की आवाज निकले और मैं उससे इनको अट्रैक्ट करके दूर कर सकूं? जो सुन के ये लड़की थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है क्या जोर की आवाज, जोर की आवाज, उसके दिमाग में ही गूंजने लगता है जोर की आवाज, जोर की आवाज। फिर वो एकदम से अपना क्यूट सा फोन निकालती है और वो कहती है मिस्टर सुबई प्लीज इसे ट्राई करो। पर इस फोन को देख के एमसी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, वो इस फोन को अपने हाथ में लेता है और वो अपना बूढ़ा इमोर्टल एमसी, उसे क्या पता ये फोन क्या होता है, और वो इस फोन को लेके कंफ्यूजन में घूरे जा रहा था। तो ये लड़की फोन में गाना बजा के उसको ऑन कर देती है। फिर तभी इस फोन में से गाना बजने लग जाता है, एक सुंदर अप्सरा मेरा दिल चुरा कर चली गई, मेरी नींद चली गई, मेरा चैन चला गया, आखिर ये किस तरह की दिल की बीमारी है। फोन में फुल वॉल्यूम करके यही गाना बजने लगता है जिसे सुन के सारे ज़ॉम्बीज बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। इसमें इस गाने के और भी लिरिक्स हैं पर वो मैं तुम लोगों के लिए नहीं गाऊंगा वरना मुझे पता है कि तुम भी ज़ॉम्बीज की तरह पागल ही हो जाओगे, फिर मुझे एक्सप्लेनेशन सुन के बिल्कुल सिंगर बनना पड़ेगा। तो मैं गाना नहीं गाऊंगा पर ये समझ लो कि ये सारी ज़ॉम्बीज अब बिल्कुल एमसी से अट्रैक्ट होने लगते हैं और एमसी अपना फोन इधर करता है उधर करता है, सारे ज़ॉम्बीज भी उधर ही जाने लगते हैं। इवन जो ज़ॉम्बीज 50% डिस्काउंट पे लदे हुए थे वो भी एमसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एमसी भी इस गाने की धुन पे झूमते हुए कहता है ये तो सच में एक ग्रेट ट्रेजर है। जो सुनकर ये लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है पर तभी एमसी उस फोन को सामने की तरफ फेंकते हुए कहता है जाओ, और तभी ये लड़की चलाती है मेरा फोन और वो फोन सीधे जाने लगता है। ये सारे ज़ॉम्बीज उस फोन की तरफ देखते हैं, वो फोन उड़ता उड़ता आसमान में जाने लगता है। सभी ज़ॉम्बीज उस फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं पर तभी इंटरनेट वाले स्मार्टफोन का मसीहा 50% डिस्काउंट आसमान में चक के फोन को कैच कर लेता है और फोन को अपने बड़े बड़े नाखूनों में पकड़ के आराम से नीचे भी उतर आता है। एमसी उसको ऑर्डर देता है कि इन सबको लूट करके दूर लेकर जाओ। 50% डिस्काउंट छलांगे लगा लगा के यहाँ से दूर जाने लगता है। तो यहाँ पर सारी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि सरप्राइजिंगली 50% डिस्काउंट के बड़े बड़े नाखूनों में फंसे होने के बावजूद उस फोन के अंदर से गाना बिल्कुल तेज आवाज में एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा था। और यहाँ की सारी भीड़ आसपास के एरिया से भी सारे के सारे ज़ॉम्बीज 50% डिस्काउंट के पीछे पड़ जाते हैं और एमसी का पूरी तरीके से सेफ था। ये सब देख के यहाँ पर ये लड़की भी कहती है व्हाट, वेट, क्या ये सच में काम किया? पर सुबह ये बिना समय गवाए इस लड़की का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, चलो यहाँ से। तो इस खींचतानी में ये लड़की अब गिरने वाली होती है तो वो जोर से वाह करके चिल्लाती है और वो कहती है कि मिस्टर सुबह प्लीज धीरे धीरे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें स्कूल बिल्डिंग का सीन दिखाता है जहाँ पर चारों तरफ शांति थी और इसी स्कूल के एक कमरे में ये लड़की भी एकदम से आती है और नीचे अपना बैग रख के बिल्कुल ही उसी के ऊपर लेट जाती है और एकदम से बहुत जोर जोर से हाँफ रही थी। एमसी भी पीछे से दरवाजा लगा देता है और ये लड़की बहुत जोर जोर से हाँफते हाँफते एमसी से कहती है मिस्टर सुबई आज आपका फिर से मेरे ऊपर एक एहसान हो गया, अगर आप मेरी आज मदद नहीं करते तो मैं तो आज बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ पाती। तो सुबई कहता है कि तुम मुझे हाई टियर के ज़ॉम्बी को ढूंढने में मेरी मदद कर रही हो और मैं तुम्हें सेफ रख रहा हूँ, हम दोनों को ही वो मिल रहा है जो हम दोनों को चाहिए, तो ये सब कुछ ठीक है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि 3 लोग एकदम से दरवाजे को खोलते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही तीनों हैं जो उन ज़ॉम्बीज के द्वारा बस मरने ही वाले थे। ये तीनों अंदर आके दरवाजा लगा देते हैं और हाँफते हाँफते कहते हैं फाइनली हमने कर दिखाया, अगर वो लोग ऐसे ही अचानक से भागे नहीं होते तो वरना हम अब तक तो मर ही चुके होते। ये बंदा अपना मुंह उठा के सामने देखता है तो सामने लिन वांग्क्यू खड़ी थी और ये दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं और ये लिन वांग्क्यू का नाम चिल्लाते हुए कहता है थैंक गॉड तुम भी यहाँ सेफली आ गई। फिर वो लिन वांग्क्यू से पूछता है लिन वांग्क्यू क्या तुम सप्लाईज लेके वापस आई हो? वो उसके पीछे इतना बड़ा बैग देख के कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम सब बच जाएंगे। उसके दोनों साथी लिन वांग्क्यू का बैग को खोल के आराम से सारे सप्लाईज को चेक करने लगते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत सारे हैं, सही में ये तो बहुत अच्छा हुआ। पर ये चीज लिन वांग्क्यू को पसंद नहीं आती, वो इनको पीछे हटा के सीधा एमसी के पास पहुंच जाती है और वो कहती है हे तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो, ये सारे सप्लाईज मिस्टर सुबाई ने अपनी मेहनत से हासिल किए, मेरे पास कोई राइट नहीं है इनको खुद से डिस्ट्रीब्यूट करने का। जो सुन के इन दोनों का बॉस एकदम सीरियस फेस बनाते हुए कहता है लिन वांग्क्यू अब ऐसे टाइम पे मेरी चीज तुम्हारी चीज ये सब डिस्कस करने का क्या ही पॉइंट है, यहाँ अब भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ये सप्लाईज चाहिए, तो जल्दी करो इनमें से कुछ सप्लाईज हमें दे दो। अब इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है और माहौल गर्म होने लगता है, तो इनका बीच बचाव करने के लिए इन्हीं की टीम का चश्मिश बीच में आता है और वो कहता है ओके ओके यहाँ पे आर्गुमेंट अब रोक दो, ये जगह बिल्कुल भी ये डिस्कशन करने के लिए सेफ नहीं है, चलो हम पहले क्लासरूम में वापस चलते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे।
और वो सुवाई की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ब्रदर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पर 3 लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये लोग अब अपने क्लासरूम के पास आ चुके हैं। ये तीनों आगे रास्ता दिखा रहे हैं और ये दोनों पीछे इनका पीछा कर रहे हैं। इन्हीं के बगल में यहाँ लिन वांग्क्यू एमसी से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई मुझे माफ करना, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें आपके सप्लाईज में से एक भी सप्लाई लेने नहीं दूंगी। तो एमसी कहता है अभी के लिए तो ये ठीक है, मेरा पहला गोल है कि मैं एक एडवांस ज़ॉम्बी को सबसे पहले ढूंढूं, पर फिर भी तुम ये गारंटी कैसे दे सकते हो कि ये सारे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे भी। तो ये लड़की फुल कॉन्फिडेंस में कहती है कि मिस्टर सुबाई आप चिंता मत करो, यहाँ सर्वाइवर्स में बहुत सारे टीचर्स भी हैं, उनके होते हुए फालतू की परेशानियां खड़ी करने की इनकी हिम्मत भी नहीं होगी। तो एमसी इसकी तरफ देखते हुए थोड़ा हंसते हुए कहता है ये बेहतर होगा कि वो ऐसी हिम्मत करे भी ना। और आगे चलते चलते ये तीनों आप खुशफुसाने लगते हैं। इनका ये टकला बंदा कहता है मैंने खुद देखा है, उनका वो बैग पूरी तरह से सप्लाईज से भरा हुआ था, इतने सप्लाईज के साथ हम खुद को कम से कम 1 महीने तो आराम से सर्वाइव करवा सकते हैं और तब तक तो रेस्क्यू भी आ जाएगा। तो इनके टीम का लीडर कहता है हाँ मुझे तो ये पता है, पर क्या इसके लिए लिन वांग्क्यू राजी होगी, और ये बंदा सुबाई कौन है, इसके साथ क्या चक्कर है। तो इनका चश्मिश दोस्त भी हंसते हंसते अपना चश्मा ठीक करता है और वो कहता है अब जबकि ये अपनी टेरिटरी में आ ही चुके हैं तो क्या फिर भी ये हमें मना करेंगे। जो सुन के टकलू कहता है अगर ये अच्छे से बिहेव करते हैं तो हम इन्हें कुछ थोड़ा बहुत दे भी देंगे, वरना। और ये सब सुन के यहाँ पर ये सारे ही अब खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग चलते चलते अपने क्लासरूम नंबर 108 पे भी आ जाते हैं और इनका लीडर गेट खटखटाते हुए कहता है दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ ली मिंगसियान, हम सप्लाईज लेके वापस आ चुके हैं। तभी सामने से एक गोरिल्ला जैसे बड़े बड़े बालों वाला बंदा, जिसे देखने से लगता है कि ये कुपोषण का शिकार है और इसने महीने से अपने बाल नहीं काटे हैं, वो दरवाजा खोलता है और एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है थैंक गॉड फाइनली तुम लोग आ ही गए, सप्लाईज कहाँ हैं। फिर पहले तो ये सारे लोग अब क्लासरूम में आते हैं और एमसी सामने जब देखता है तो वहाँ दर्जन भर सर्वाइवर्स थे, जिन्हें देख के वो सोचता है क्या ये सारे सर्वाइवर्स हैं, आखिर ये लोग अभी तक सर्वाइव किए कैसे, ऐसा तो नहीं लगता कि ये ज़ॉम्बीज आसपास बहुत समय से आए ही नहीं। तो वही चश्मिश लिन वांग्क्यू से कहता है लिन वांग्क्यू प्लीज जल्दी से सप्लाईज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमने 3 दिनों से अब तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो ये लिन वांग्क्यू भी एक गहरी सांस छोड़ती है और वो कहती है हाँ ठीक है। फिर लिन वांग्क्यू अपने सप्लाईज को बैग को नीचे रखती है और वो इनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से पहले ही एक चीज साफ कर देना चाहती हूँ, इन सप्लाईज में से मैं ज्यादा से ज्यादा भी तुम लोगों को सिर्फ आधे ही दे सकती हूँ, बाकी आधे मिस्टर सुबाई के हैं तो उनको तो छूना भी मत। तभी ली मिंगसियान सुबाई की तरफ उंगली करते हुए कहता है हाँ इसको इतने सारे सप्लाईज की क्या ही जरूरत है, अगर चाहिए तो मैं इसको सीधा ही पे कर सकता हूँ। जो सुन के तो लिन वांग्क्यू भी हैरान हो जाती है। यहाँ ली मिंगसियान एमसी की तरफ एक इविल स्माइल देते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं इसे मार्केट प्राइस से 10 गुना ज्यादा पे करूंगा। और वो सुबाई से कहता है क्या तुम्हें इसके लिए कोई दिक्कत है। तो एमसी इसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सुन के ली मिंगसियान नीचे झुक जाता है और वो सप्लाईज को देखते हुए कहता है हाँ तुम तो एकदम समझदार बंदे हो, चलो देखते हैं यहाँ सप्लाईज कितने हैं। ये सप्लाईज की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था, तभी इसके गले के पास एक जायंट सा नाखून आ जाता है, जिसे देख के ये भी हैरान हो जाता है। और वो जब पीछे देखता है वहीं सुबाई के पीछे 50% डिस्काउंट खड़ा था, जो देख के यहाँ पर ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और एमसी कहता है मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर इसे है। भाई ये क्या खतरनाक स्वैग से भरा हुआ सीन लग रहा है। पर ये सीन देख के यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इनकी जान हलक में आ जाती है, ये जी जान लगा के यहाँ से भागने लगते हैं, ये जोर जोर से चिल्लाने लगते होते हैं ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आया, डैम इट, ये जरूर ली मिंगसियान और उसका ग्रुप ही होगा जो उस मॉन्स्टर को यहाँ अंदर लाए। मैंने उनसे पहले ही बोला था कि यहाँ अंदर ऐसे मत आओ। सारे के सारे स्टूडेंट ग्रुप्स बना के क्लासरूम का एक एक कोना पकड़ के वहीं पे दुबक के बैठ जाते हैं। और उन्हीं ग्रुप्स में से एक कह रहा था नहीं ऐसा लगता है उन मॉन्स्टर्स को लिन वांग्क्यू के बगल में जो बंदा खड़ा था उसी ने बनाया है। और इस तरफ ली मिंगसियान एमसी को देख के तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, उसकी बड़ी थर थर कांप रही होती है। एमसी अपना बैनर नीचे रख के इसकी तरफ पड़ता है और वो कहता है वो तुम ही हो है ना। सुबह ली मिंगसियान को उसकी कॉलर से पकड़ के उठाने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 अनडेड्स मारे गए और उसके बावजूद तुम मेरे सप्लाईज को बांटने के बारे में प्लान कर रहे हो। एमसी का ये खतरनाक लुक और डरावनी आवाज सुन के ली मिंगसियान की तो फटके 64 हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि अगर एमसी ने इसे थोड़ा सा और डराया तो ये तो बस अपने पैंट में ही मुद्द देगा। ये अपनी कांपती आवाज में कहता है बिग ब्रदर प्लीज हम इसे बात के मिनट पर सकते हैं, प्लीज बात करते हैं। बस कुछ ही पलों में इसकी सारी एकड़ी निकल गई थी। एमसी इसका घिनौना चेहरा देख के इसको अपने हाथ से तुरंत ही छोड़ देता है और ये नीचे जाके गिरता है। फिर वो जोर से इसकी छाती पे अपना पैर मारता है, जिससे ये भी खून की उल्टी कर देता है। और एमसी फुल एटीट्यूड में इससे कहता है चलो बोलो क्या मुझे अपने लॉस की भरपाई करने के लिए तुम्हें मार के तुम्हारी सोल ले लेनी चाहिए। ये सुनकर उसकी हिम्मत तुरंत ही जवाब दे जाती है और वो पीछे अपने दोस्तों को नाम से बुलाते हुए कहता है कि प्लीज इससे दया की भीख मांगने के लिए मेरी मदद करो, आखिर हम तीनों ही साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। ये सुनकर उनके दोनों ही दोस्त पलट जाते हैं। वो टकलू कहता है नहीं मिस्टर सुबाई, ये सप्लाईज के लिए फाइट करने का आइडिया पूरे लू मिंगसियान का ही था, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उनका चश्मिश दोस्त कहता है हाँ षड्यंत्रकारी को उसके षड्यंत्रों की सजा जरूर मिलनी चाहिए, हम तो बस साइड में खड़े खड़े देख ही रहे हैं,
प्लीज बड़ा दिल रख के हम लोगों को जाने दीजिए। लिन वांग्क्यू बगल में खड़े खड़े इनके षड्यंत्र की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। यहाँ पर लू मिंगxian भी इन पलटुओं की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर वो तो एमसी के पैरों के नीचे दबा हुआ था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, मैंने तुम्हारे लिए सप्लाईज के लिए फाइट की और फिर भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। कमीनो, तुम क्या तुम लोग मेरे ऊपर हार मान के लिन वांग्क्यू और इस बंदे को खुश करने के बारे में सोच रहे हो? तभी एमसी अपने पैर का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे इसकी बची कुछ हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो लिन वांग्क्यू से भीख मांगने लग जाता है और वो कहता है कि प्लीज प्लीज लिन वांग्क्यू मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि मैं गलत था, मुझे अब बिल्कुल भी सप्लाईज नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी लिन वांग्क्यू की तरफ देखते हुए सोचता है, लिन वांग्क्यू आखिर अब तुम क्या करोगी? वो घमंडी और रूथलेस लिन वांग्क्यू तो बिल्कुल भी ऐसे षड्यंत्रकारियों को माफ नहीं करती। यहाँ लिन वांग्क्यू अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर वो एकदम मासूम से चेहरा बनाती हुई एकदम नम आवाज में एमसी से कहती है, मिस्टर सू भाई, भले ही लिन विंगxian यहाँ पर गलत था, पर क्या तुम यहाँ सबके लिए इसको एक बार माफ कर सकते हो? इन्हें बस मेरा शेयर ले लेने दीजिए और कोई भी आपका शेयर छुएगा भी नहीं। इसका ये रिएक्शन देख के तो एमसी तुरंत ही कंफर्म कर लेता है और वो कहता है कि इससे तो उसका नेचर बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, जरूर ये लिन वांग्क्यू बस थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है। अगर ऐसा है तो इसे अब मेरी तरफ रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो ली मिंगxian के ऊपर से अपना पैर उठा लेता है, जिससे ली मिंगxian भी एक राहत की सांस लेता है। फिर एमसी अपना 50% डिस्काउंट को बैनर के अंदर रखते हुए कहता है, तो हमारी डील यहीं पर ही पूरी होती है, तुमने अपने क्लासमेट्स को ढूंढ लिया है और अब हमारे गुड बाय कहने का समय हो चुका है। अब मैं जाके एडवांस ज़ॉम्बी को आसपास ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये बोलते बोलते वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी ये लड़की एमसी का हाथ पकड़ के इससे रुकने के लिए कहती है और वो इसके पास आते हुए कहती है कि मिस्टर सू भाई, मेरे ख्याल से मुझे पता है कि आप जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं वो कहाँ है। तो एमसी कहता है, क्या क्या तुमने उस चीज को देखा है? तो ये लड़की एक बिल्डिंग के बारे में सोचती है जो खतरनाक ग्रीन ऑरा से कवर्ड थी। वो कहती है, नहीं, पर मुझे इस स्कूल में कुछ तो हल्का हल्का सा बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। इस बिल्डिंग से जो ऑरा निकल रहा है उससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पर मिस्टर सू भाई मुझे ये नहीं पता कि क्या ये वही एडवांस ज़ॉम्बी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं। पर सू भाई ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, क्या ये लड़की ऑरा को सेंस कर पा रही है? तभी इसके दिमाग में एक बात खटकती है, इनेट स्पिरिचुअल फिजिक। ये एक ऐसी फिजिक है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को नेचुरली सेंस कर सकती है। इस दुनिया में उसके अलावा किसी के पास ये स्पिरिचुअल फिजिक नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये औरत वही मेरी धोखेबाज डिसाइपल है? और इसी मासूम सीन के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें ओरिजिनल कल्टीवेशन रिलम का सीन दिखाते हैं। हमें खूबसूरत वादियों के बीच एक पहाड़ पे एक सेक्ट का सीन दिखाते हैं। वहीं पर ही सूबाई और लिन वांग्क्यू थे, जहाँ पर लिन वांग्क्यू कहती है, मैं उस चीज को ले आई जिसके लिए आपने बोला था, तो क्या अब आप मुझे अपना डिसाइपल बना सकते हैं? फिर सूबाई इस लड़की के हाथों से उस चीज को ले लेता है जो देखने में किसी लकड़ी जैसी लग रही थी और वो लिन वांग्क्यू से पूछता है, तो बताओ मुझे तुमने इसे कैसे ढूंढा? तो लिन वांग्क्यू एकदम मार्शल आर्टिस्ट की तरह इसके सामने हाथ जोड़ती है और नीचे जमीन पे झुक जाती है और वो इसे बताती है, मैं ऐसे ही ट्रेसेस को सेंस करने की एबिलिटी के साथ पैदा ही हुई थी और अब से मैं आपके हाथों की तलवार बन के रहूंगी और आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो एमसी इसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है, बहुत अच्छे, अब से तुम मेरी सेकंड डिसाइपल हो। जो सुन के लड़की बहुत हैरान हो जाती है और एमसी कहता है, तुम्हारी इनेट स्पिरिचुअल फिजिक के साथ तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट मुझसे कम नहीं होंगी। जो सुन के पता नहीं क्यों लड़की थोड़ी हिचकिचाने लग जाती है और वो एमसी से कहती है, नहीं सीनियर, मेरी जान आपके द्वारा बचाई गई है, मैं आपको सरपास करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचूंगी। मेरी इकलौती इच्छा है कि मैं आपकी साइड रह के आपको सर्व करूं और आपकी चिंताओं को थोड़ा कम कर सकूं। जो सुन के एमसी भी झुक के इसके लेवल पे जाता है, जो देख के इस लड़की की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी एमसी इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका मुंह को ऊपर करता है, जिससे ये लड़की भी थोड़ी शर्माने लग जाती है और एमसी एकदम बड़े प्यार से बोलता है, तुम अब भी मुझे सीनियर बोल रही हो? तो ये लड़की भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लग जाती है, मास्टर। यहीं पर ही हमारा सीन चेंज होकर एमसी की तरफ आता है, जहां पर वो सोच रहा था कि भले मुझे नहीं पता कि इसने अपनी मेमोरीज को कैसे खो दिया, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए सोचता है कि चलो अब मेरी प्यारी डिसाइपल मेरे बैनर के अंदर अपना कदम आगे बढ़ाओ और अब से मेरा सर्वेंट बन के इटर्नल सोल रिफाइनमेंट को झेलो। तभी लिन वांग्क्यू एक झटके से सुबाई का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, मिस्टर सुबाई प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो, वो चीज इसी तरफ आ रही है, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। जो सुन के एमसी भी थोड़ा होश में आता है और वो इस लड़की की तरफ देखता है और फिर वो एकदम से थोड़ी सी स्माइल देते हुए हे करके हंसने लग जाता है और एकदम से बहुत जोर जोर से अपना माथा पकड़ के हंसने लग जाता है।
और वो सोच रहा था डैम इट, मैंने लगभग इसे यहीं पर ही मार दिया था। पर ये एक इन्नेट स्पिरिचुअल बॉडी है जो एक समय पे एक ही पर्सन में हो सकती है, इसे यहीं पर ही ऐसे ही मार देना तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे मारने की जगह इसे एक चेस पीस की तरह यूज करते हैं। जब ये कल्टीवेट करके थोड़ी मेरे लिए यूजफुल हो जाएगी तो तब मैं बिल्कुल भी कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। और मेरी प्यारी डिसाइपल, इसके लिए तो मेरे बैनर में हमेशा ही अपनी खुद की प्लेस बनी ही रहेगी। देन हमारा सीन चेंज होता है। इसी स्कूल बिल्डिंग के पास ही किसी का ग्रीन पैर आगे बढ़ता है। देखने से ये किसी छिपकली की तरह लग रहा था, पर ये छिपकली दो पैरों पर चल रही थी और इसके पास अपनी खुद की भाषा भी थी, ये बोल रहा था। देखने से लगता है कि यही वो जगह है जहाँ से मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। फाइनली अब लक मेरी तरफ है। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिचार्ज नहीं कर पाया तो मैं इवेंचुअली धीरे धीरे करके इन्हीं हाफ घोस्ट हाफ ह्यूमन वाले फ्रीक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। फिर वो एक छलांग लगाने के लिए एक पोज लेता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर वो एकदम से एक जोर की छलांग लगाता है और एकदम से किसी बिल्डिंग के ऊपर की फ्लोर की दीवार तोड़ के सीधे ही अंदर को आ जाता है। और हमें पता चलता है कि ये वही क्लासरूम की दीवार है जहां पर अपना एमसी खड़ा हुआ है और एमसी ने इस लिजर्ड को देख भी लिया है, जिसे देख के वो सोचता है तो ये वो पावरफुल क्रिएचर है जिसके बारे में लिंग वांग्क्यू बता रही थी, एक म्यूटेटेड स्नेक डीमन। नहीं, इसके बारे में कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब सा फील हो रहा है। ये एक जाना पहचाना ऑरा लग रहा है। और हमें इस तरफ दिखाते हैं अपने क्लासरूम की दीवार को इस तरह से एक मॉन्स्टर के द्वारा तोड़ते हुए देख के यहाँ सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, डैम इट, व्हाट द हेल इज दैट, चलो भूल जाओ, भागो यहाँ से अगर अपनी जान बचानी है तो। ये लोग भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर वो दरवाजा खुलता ही नहीं। ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट द हेल, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। लिन वांग्क्यू सुबाई से कहती है, मिस्टर सुबाई, ये वही क्रिएचर है जो मैंने उस मैन मेड लेक के पास देखा था, इसका ऑरा मुझे याद है, बिल्कुल सेम टू सेम यही था वो। और इस समय इस स्नेक डीमन का ध्यान पूरा का पूरा उन्हीं क्लासमेट्स के ऊपर था क्योंकि वो पूरे के पूरे झुंड में जो खड़े थे। एमसी से देख के सोचता है, इम्पॉसिबल, एक्चुअली में स्नेक डीमन के पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये कोई नॉर्मल सा म्यूटेंट बीस्ट नहीं है, तो क्या ये कल्टीमेशन रिलम डीमन बीस्ट है? पर ये चीज इस जैसी जगह पर कैसे ही आ सकती है? पर यहाँ ये स्नेक डीमन लिन वांग्क्यू के क्लासमेट्स की तरफ लाल टपकाते हुए कहता है, छह, भले ही इस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत कमी है पर उसके बावजूद ये घोस्टली पेस्ट से भरी हुई है। पर ये उस कल्टीवेशन रिलम से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है जहाँ पर हर जगह नजर रखी जाती रहती है। फिर वो बड़े ताव से सामने अपने हाथों से एक कल्टीवेटर को उठाता है और वो कहता है, यहाँ मैं बिना उन डैम्ड कल्टीवेटर्स की इंटरफेरेंस के जितना चाहूँ उतनी ज्यादा इंसानों की दावत उठा सकता हूँ। ये तो कितनी खुशी की बात है। और वो ऐसे ही करके बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। फिर वो अपना मुंह खोलते हुए अपनी बड़ी जुबान को बाहर लाता है और वो स्टूडेंट को अपने मुंह के करीब लाने लगता है। वो स्टूडेंट डर के मारे चिल्लाने लग जाता है, नहीं प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद करो, आहा। तभी इसी भीड़ भाड़ में से एक टीचर एमसी के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़ती हुई कहती है, स्टूडेंट प्लीज प्लीज, क्या मैं अपने स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए आपसे पूछ सकती हूँ? अगर आप मेरे स्टूडेंट को सेफ रख पाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। ये देख के अपना एमसी इसकी तरफ देखता है और वो एकदम से चुप रह जाता है। फिर वो एकदम से कहता है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगियों से मेरा क्या मतलब? तभी इस टीचर को एकदम से याद आता है और वो कहता है, पैसा, अरे हाँ, अगर तुम इन सबको प्रोटेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दूंगी। पर सुबह तुरंत इसके सामने हाथ खड़ा करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर चिंता मत करो, एक बार तुम सब मर जाओगे तो मैं तुम सबकी सोल्स कलेक्ट कर लूंगा। इस तरफ इस स्नेक डीमन ने उस स्टूडेंट को बिल्कुल ही निगल लिया था। तभी एकदम से 50% डिस्काउंट का फिगर इसके पीछे आता है और एकदम से स्नेक डीमन ने भी उसे नोटिस कर लिया था, पर वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही 50% डिस्काउंट सीधा इसके पीछे ही अपने बड़े बड़े नाखून से हमला कर देता है। इस हमले से मानो वो जैसे बेहोश-सा हो गया था। वो एकदम से उन्हीं स्टूडेंट के सामने ही जाके धराशायी हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो सच में बेहोश हो गया है। 50% डिस्काउंट पे एकदम स्टाइल से इसके ऊपर लैंड करता है और फिर से इसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी एकदम से ये स्नेक डीमन अपनी आंखें खोलता है और ये सपोला अपनी गर्दन पीछे घुमा के अपनी लंबी जुबान से 50% डिस्काउंट पे हमला कर देता है और पलक झपकते ही 50% डिस्काउंट को उसकी लंबी जुबान जकड़ के रख लेती है। और इसे देख के अपना एमसी और ये लड़की बहुत हैरान हो गए थे। पर ये सपोला अपने 50% डिस्काउंट के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर लेता है और वो कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, मुझे पता ही था, मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देती, यहाँ सच में स्पिरिचुअल एनर्जी की सेंट है, अनबिलीवेबल। इस जैसी जगह पे भी क्या कोई कल्टीवेटर है? वो बगल में एमसी को देखता है जहाँ से उसे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है। वो कहता है, हाँ, इसकी स्ट्रेंथ कम है पर फिर भी अभी के लिए तो ये चल जाएगा। तभी 50% डिस्काउंट अपने घुटने को सीधे इसके मुंह पे मारता है जिससे उसकी जुबान भी कट जाती है और वो एकदम से छलांग लगा के अपने एमसी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहां वो स्नेक डीमन अपने मुंह पकड़ के चिल्लाने लग जाता है आ ऊ करते हुए। यहाँ पर अपना एमसी कहता है, तो तुम सीधा अब मुझे मारने के लिए आ रहे हो? फिर तो बस मुझे तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। और उससे पहले अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके
करके रख लेना। और बदकिस्मती से इसके सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो गया है। पर ये सीरीज अब भी कंटिन्यू है, पर इसके चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे से आते हैं। जैसे ही इसके चैप्टर्स आते जाएंगे मैं सीधे ही अपलोड करता जाऊंगा। कमेंट में बार बार परेशान मत करना कि नेक्स्ट पार्ट कब लाने वाले हो, पर हाँ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है और मुझे क्या इसे कंटिन्यू भी करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे आते हैं और हो सकता है कि जब तक इसका नेक्स्ट पार्ट आए तब तक तो तुम इस सीरीज के बारे में भूल जाओ। ठीक है, तो इस सीरीज के बारे में कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। चलो मिलते तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए